दोस्तों टाइम था 3 नवंबर 1994 का, जब सारा कुछ जापान में बड़े ही आराम से चल रहा था और उसके बाद एक ऐसी खबर लोगों के सामने आई जिसने पूरे के पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। दरअसल योकोहामा में मौजूद कुछ एक लोग वहां पर मौजूद बंदरगाह पर जाते हैं और वहां पर उन्हें एक अजीब सा बैग मिलता है। एक वो थैला था जिसके अंदर पहले तो उन लोगों ने ये बात सोची कि शायद ये चावल का कोई बोरा होगा जो कि यहाँ पर गिर गया और उसके बाद चावलों ने पानी पी लिया और अब ये यहाँ पर तैर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें ये बात भी पता चलती है कि काफी सारी ऐसी चीजें भी समंदर से आती रहती हैं जिनसे आम लोगों को दूर रहना चाहिए। तो उन्होंने वहां पर मौजूद कोस्ट गार्ड को इस बारे में बता दिया और देखते ही देखते कोस्ट गार्ड वहां पर आ पहुंचती है और उन लोगों ने जब उस बैग को बाहर निकाला और उसे चेक किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर एक महिला की बॉडी थी। बंदरगाह पर मौजूद पुलिस को जब ये बात पता चलती है कि यहाँ से इस तरह की एक बॉडी मिली है तो उन्होंने अपनी तलाश शुरू कर दी और वो अगले एक हफ्ते तक इसी तरह अपनी तलाश जारी रखते हैं। और इसी एक हफ्ते के बीच उन्हें 2 बैग और भी मिलते हैं जिसके अंदर यूं ही 2 बच्चों की बॉडी थी। उन्होंने उन सभी बॉडीज को उन कट्टों से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके साथ साथ ये बात भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये किसकी बॉडी है। पुलिस को अभी तक ये अंदाजा हो चुका था कि ये तीनों के तीनों अभी मिली हैं तो हो ना हो या तो ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं या फिर इन्हें यहाँ तक पहुंचाने वाला किसी न किसी तरीके से इन तीनों से रिलेट करता है। इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद पुलिस को पता चलता है कि ये जो महिला है ये 31 साल की एको है और जो ये 2 बच्चों की बॉडी मिली है ये इसी के बच्चे हैं। इसका घर टोक्यो से लगभग 50 किलोमीटर दूर त्सुकुबा शहर में है और ये सारी जो बॉडी मिली है इन सभी की कंप्लेंट आज से लगभग एक हफ्ते पहले डॉक्टर इवाओ नमोटो ने कर रखी है। दरअसल उसकी पत्नी कुछ एक दिन पहले उसके घर से ही गायब हो गई थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार उसकी पत्नी कहां पर गई, उसके बच्चे कहां पर गए और वो इस बात को लेकर जब काफी ज्यादा परेशान हो गया तो वो पुलिस के पास जाता है और वहां पर उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाता है। पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि नमोटो ने इस तरह की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में वहां पर दर्ज करवा रखी है तो नमोटो को बुलाया जाता है उस बॉडी की शिनाख्त करवाने के लिए। और जब नमोटो वहां पर आता है अपनी वाइफ को देखता है तो वो काफी ज्यादा अंदर तक टूट गया, क्योंकि ये कोई और नहीं जबकि उसकी ही वाइफ थी। तो पुलिस ने नमोटो से पूछना शुरू किया कि डॉक्टर साहब ये बात बताइए कि क्या आपकी किसी के साथ दुश्मनी है या फिर रंजिश रही हो जिसके चलते जब आप हॉस्पिटल में थे तो पीछे से कोई आके आपकी फैमिली के साथ ये सारा कांड बैठा गया और उन्हें अपने साथ किडनैप करके ले गया होगा। बाद में आप यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आते हैं लेकिन वो तब तक किडनैप करके अपने साथ आपके परिवार को ले जा चुका था और अब जो हालत है उसे तो आप देख ही सकते हैं। तो नमोटो ने कहा कि मेरी ऐसे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं और मुझे कोई अंदाजा नहीं कि ऐसा उनके साथ कौन कर सकता है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों का ध्यान नमोटो के हाथों पर पड़ता है जिनके ऊपर काफी सारे कट लगे हुए थे, बहुत सारे खरोचने के निशान लगे हुए थे। तो पुलिस वालों ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या हुआ। तो नमोटो ने कहा कि दरअसल मैं अपने दोस्त के घर पर गया हुआ था और वहां पर वो लोग एक नया कुत्ता लेकर आए थे जो कि काफी ज्यादा खेलने का शौकीन था। तो मैं उनके पास गया तो उसी टाइम ये सारे के सारे झुरखे उस कुत्ते ने मुझे मार दिए। पुलिस जानने की कोशिश कर रही थी कि ये सारा का सारा कांड आखिरकार किस तरह से रचा गया होगा और इसी के तौर पर वो लोग नमोटो के घर पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर वो अपनी पूरी तहकीकात करते हैं कि लास्ट टाइम वो बंदा जो कि किडनैप करने के लिए आपकी फैमिली को यहाँ पर आया होगा, हो सकता है उसके कोई ना कोई फिंगरप्रिंट यहाँ पर रह गए होंगे। तो उन लोगों ने पूरे घर को छान मारा लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तो नमोटो से पुलिस वालों ने फिर से पूछा कि आपके घर पर चोरी वगैरह हुई हो या फिर कोई सामान मिसिंग हो तो वो भी हमें बता दीजिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई चोर यहाँ पर आया होगा और जब आपकी पत्नी ने उस चोर को देख लिया तो वो किसी भी तरह का शोर शराबा ना करे इसके तौर पर अपने साथ उसे लेकर गया होगा। और बाद में तो आप लोग जानते ही हैं कि पूरे तरीके से कंट्रोल जब उनके हाथ में आ जाता है तो वो अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन नमोटो ने इस बात से भी साफ इनकार कर दिया और अब वो पूरे तरीके से परेशान नजर आ रहा था। तो पुलिस ने और बाहरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करनी जारी रखी और इसी बीच उन्हें पता चलता है कि नमोटो की पत्नी नर्सिंग का काम किया करती थी दिन में और इसके साथ साथ जो उसकी डार्क साइड थी वो ये थी कि वो रात को बार्स में भी जाया करती थी ताकि वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा पाए। जब ये बात न्यूज में आती है कि इस तरह एक बंदरगाह पर कुछ इस तरह की बॉडी मिली है और ये महिला इस तरह दिन में भी काम किया करती थी, रात को भी काम किया करती थी, तो सारे लोग ये बात सोचने लगे कि वो महिला काफी ज्यादा लालची रही होगी और अपने दिन की इनकम में, अपने पति की इनकम में उसका काम नहीं चल रहा था, जिसके चलते वो ऐसे ऐसे काम रात को करने के लिए निकल पड़ती थी। और हो सकता है वहीं पर मौजूद अपने किसी कस्टमर
कस्टमर के साथ उसकी लड़ाई हुई होगी और उस कस्टमर ने अपना रिवेंज कुछ इस तरह से लिया। और यही बात पुलिस वालों ने भी सोची कि बार में तो काफी सारे गैंगस्टर भी आते हैं, आम बंदे भी होते हैं और किसी भी तरह के लोग वहां पर हो सकते हैं, तो हो सकता है उसकी अपनी किसी क्लाइंट के साथ लड़ाई हो गई होगी और उस क्लाइंट ने आकर अपना बदला कुछ इस तरह से लिया। तो पुलिस उस क्लाइंट को भी ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और चारों तरफ इसी केस के चर्चे उस टाइम हो रहे थे। पुलिस ने उस टाइम वहां पर मौजूद एक्टिव किलर्स के बारे में भी जानना शुरू किया कि हो सकता है यहाँ पर कोई सीरियल किलर एक्टिव हो और उसी ने नमोटो की पत्नी को किडनैप कर लिया और बाद में मार दिया होगा। पुलिस के हाथ यहाँ पर भी कुछ भी नहीं आता है, लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक बात और पता चलती है कि नमोटो और उसकी पत्नी के बीच पिछले काफी दिनों से लड़ाई हो रही थी और एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब नमोटो को उसकी पत्नी तलाक ही देने वाली थी, लेकिन जैसे तैसे कर इन दोनों के बीच सुलह हो गई और बाद में जो कुछ हुआ है आज हम लोग देख ही सकते हैं। तो पुलिस के दिमाग में ये बात आई कि हम लोगों ने सारी जगह इन्वेस्टिगेशन कर ली है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि ये बात बता सके कि आखिरी टाइम में उसके साथ क्या हुआ है। तो चलो थोड़ा नमोटो की ही हिस्ट्री को हम लोग खंगाल लेते हैं, क्या पता यहीं से हमें कुछ पता चल जाए। तो पुलिस ने नमोटो के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की कि आखिरी टाइम इसकी अपनी पत्नी के साथ किस बात पर लड़ाई हुई थी। तो उन्हें पता चलता है कि जहां पर ये हॉस्पिटल में लगा हुआ है वहां पर एक नर्स के साथ इसका चक्कर चल रहा था। वैसे तो ये अपने घर पर इतना ज्यादा पैसा नहीं दिया करता था, जबकि वो उस नर्स के ऊपर ही सारा का सारा पैसा लुटा दिया करता था और दूसरी तरफ इसकी पत्नी को नर्स वाली अपनी ड्यूटी करनी पड़ा करती थी और इसके अलावा जब उसका काम नहीं चलता तो वो इस तरह रात को जाकर बार में काम किया करती थी। वहां बार में जाना उसका कोई शौक नहीं, जबकि पैसा कमाने की मजबूरी थी, क्योंकि उस टाइम तक इनके घर पर एक बच्चा आ चुका था और उस महिला को अपने साथ साथ इस बच्चे को भी पालना था। लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि इसका इस तरह बाहर अफेयर चल रहा है, तो उसने डिवोर्स के लिए फाइल किया था। लेकिन बाद में इन दोनों के बीच सुलह हो गई, जिसके बाद ये दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन आज के बारे में कुछ भी नहीं पता कि इसी बंदे ने तो उसकी जान नहीं ले ली, और वैसे भी उसकी तो जान ले ली होगी, वैसे ये अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ क्यों करने लगा। और यही बात सोचकर पुलिस थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कि हो सकता है लड़ाई में गुस्से गुस्से में अपनी पत्नी की उसने जान ले ली होगी, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा करने वाला कौन है। तो पुलिस ने उसके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी और इसी बीच पुलिस को यह बात भी पता चलती है कि नमोटो के घर के पास ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी जारी रखी कि आखिरकार ये बंदा अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट कब दर्ज करवाने के लिए आया था। तो जैसे ही उन लोगों को वो तारीख मिलती है, उस सीसीटीवी कैमरे को जाकर खंगालना शुरू किया कि इसके लगभग 1-2 दिन पहले क्या इस कैमरे में कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं जो कि हमारे काम आ पाए। तो पुलिस को पता चलता है कि जब ये बंदा अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट हमारे पास दर्ज करवाने के लिए आया था, उससे जस्ट 1 दिन पहले ही सुबह लगभग 5:30 के आसपास ये अपने घर के बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी के पास जाता है और उसके अंदर कुछ सामान रखता है। तो पुलिस को शक होने लगा कि ये बंदा जरूर यहीं पर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो पुलिस ने तुरंत नमोटो को अपनी हिरासत में ले लिया और अपने साथ पूछताछ के लिए वो उसे ले आए। नमोटो साफ इनकार कर रहा था कि जनाब आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अभी तो कुछ एक दिन पहले आप लोगों के पास अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट लेकर आया था और आज आप लोग मुझे ही उठाए घूम रहे हैं। मुझे क्या पता कि उसके साथ क्या हुआ था, और मैं अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करता था, मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो पुलिस ने सारे के सारे वो एविडेंस जो कि इकट्ठा कर रखे थे वो नमोटो के सामने रख दिए कि अगर तुम अपनी वाइफ से इतना ज्यादा प्यार करते हो तो आखिरकार तुम हॉस्पिटल में जाकर किसी और नर्स के साथ इस तरह के चक्कर क्यों चला रहे हो। और ये बात सुनकर नमोटो थोड़ा नर्वस हो गया और उसने ये बात कही कि जनाब हम लोगों को थोड़ा प्यार हो गया था और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये नहीं कि अगर उससे मुझे प्यार हो जाए किसी नर्स से तो मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ कुछ इस तरह का बर्ताव करूंगा। ये क्या बात हुई। तो पुलिस ने वो सीसीटीवी वीडियो भी दिखाई जिसमें नमोटो सुबह सुबह कैद हुआ था। तो पुलिस ने पूछा कि इतनी सुबह तुम क्या कर रहे थे, वो भी उसी दिन जिस दिन तुम्हारी वाइफ गायब हुई थी। तो इसमें भी उसने बहाने लगाने की कोशिश की। तो पुलिस ने उसके हाथों को पकड़ा और पूछा कि आखिरकार वो कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो कि कुत्ते पालता है और इस तरह तुम्हारे हाथों पर उसके कुत्ते ने निशान मार दिए। और इसी तरह के काफी सारे और भी एविडेंस पुलिस उसके सामने रखती है। और ये सारी की सारी चीजें नमोटो जब अपने सामने देखता है तो वो टूट गया और उसने ये बात कही कि जनाब ये सारा का सारा जो कांड हुआ था वो दरअसल गलती से मुझसे ही हुआ था। पुलिस ने उसे 2 चपाड़ लगाए और उसके बाद पूछना शुरू किया कि इतने दिनों तक तुमने हमें उलझाए रखा और वो सब चीजें छोड़ो, आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया, किस तरह से किया, इस बारे में बस हमें डिटेल से बताओ। तो उसने बताना शुरू किया कि उसका जन्म वहीं पर ही मौजूद एक छोटे से
गांव में हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा तेज था, जिसके कारण उसका एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। वो वहां पर जाता है, वहां पर भी काफी ज्यादा अच्छी पढ़ाई करता है और यूं ही चलते चलते आखिरकार वो डॉक्टर लग भी जाता है। उसकी एको से मुलाकात 1990 में एक टेबल टेनिस क्लब में हुई। वो उस टाइम 25 का था, एको 27 की थी और वो दोनों एक दूसरे से जब पहली बार मिलते हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जिसके बाद वो काफी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन नमोटो के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब भी वो किसी नई लड़की से मिलता तो वो उसे देखकर पूरी तरीके से पागल हो जाया करता था और वो उसका दीवाना हो जाता, जिसके बाद वो उससे बातें करनी शुरू कर देता। और ऐसा ही कुछ एको के साथ भी हुआ था। ये एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिताते हैं, जिसके बाद एक दिन ऐसा आया जब एको प्रेग्नेंट हो गई। इस टाइम नमोटो एक और लड़की भी थी जिसके साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन जब नमोटो को पता चलता है कि एको प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसे जबरदस्ती उसके साथ शादी करनी पड़ी। इन दोनों की शादी हो चुकी थी, घर बस चुका था और कुछ ही दिनों बाद इनके घर पर एक छोटा बेबी भी आ जाता है। लेकिन नमोटो अभी भी अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आया, जिसके कारण उसके बाहर भी काफी ज्यादा अफेयर चल रहे थे। उसकी नौकरी में उसे काफी ज्यादा अच्छे पैसे मिलते थे, अच्छी सैलरी थी उसकी, लेकिन फिर भी उसके घर के खर्चे आराम से नहीं चल पाते थे, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा बाहर ही बर्बाद कर दिया करता था अपनी उन सभी हसीनाओं के ऊपर जिन्हें वो अक्सर बीच बीच में प्यार करने के लिए जाया करता था, क्योंकि वो उनके लिए काफी ज्यादा महंगे महंगे तोहफे लेकर जाया करता था। अब जिस हॉस्पिटल में वो था उसमें मौजूद लगभग आधी नर्सों के साथ उसका चक्कर चलता था और वहां पर मौजूद उसने डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ा था। वहां पर मौजूद लगभग सभी लड़कियों के साथ उसका अफेयर चलता था और अपने इतने चल रहे अफेयर्स के कारण ही उसने उसी शहर में 2-3 घर ले लिए थे, जिनकी EMI में उसका काफी सारा पैसा चला जाता था, क्योंकि अब गर्लफ्रेंड बनाई है तो उसके साथ घूमने के लिए उसे टाइम चाहिए, कोई जगह चाहिए, तो उसने 2-3 घर ले लिए थे ताकि वो अपनी लवर्स के साथ यहाँ पर आ पाए। और अपने घर पर तो वो इतना पैसा नहीं दे पाता था, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चे भी उठाने हैं, साथ ही साथ जो उसने घर ले रखे हैं उनका भी EMI चुकाना है, और इन्हीं सब कारणों के चलते वो घर पर पैसा नहीं दे पाता था। एको को ये बात देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता था कि यार ये बंदा फिजूल खर्च करता है, मान लिया इस बात को, लेकिन इतना भी क्या फिजूल खर्च की इसकी पूरी की पूरी सैलरी ही उसमें चली जाती है। और इन्हीं सब कारणों के चलते एको को पैसे नहीं मिल पाते थे और वो अपने घर खर्च को अच्छे से नहीं चला पाती थी, जिसके कारण वो दिन में तो नर्स की जॉब किया करती थी और रात के टाइम निकल पड़ती बार में जाकर पैसा कमाने के लिए। नमोटो पूरे मजे से अपनी जिंदगी बिता रहा था, सारी की सारी अय्यासियां लूट रहा था, सारा कुछ बड़े ही मजे से चल रहा था कि इसी बीच उसकी पत्नी एको को इस बारे में पता चल जाता है कि उसका पति जो कि इतना पैसा कमा रहा है उसके बाद भी फिजूल खर्च के कारण पैसा गवा देता है, उसका पैसा असल में जा कहां पर रहा है। और उसे सारा कुछ पता चल गया कि इसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड वहां पर बनाई हुई हैं इसने हॉस्पिटल में, और उनके ऊपर कितना ज्यादा ये खर्चा कर रहा है। तो एको को काफी ज्यादा गुस्सा आया, वो उसके ऊपर काफी ज्यादा चीखती चिल्लाती है और आखिर में उसने यही बात डिसाइड की कि वो अब दोनों अलग हो जाएंगे। वो डिवोर्स नमोटो से लेना चाहती है और डिवोर्स के बाद अब उसके पास एक बच्चा है तो उसका पालन पोषण तो उसे करना ही होगा, जिसके चलते नमोटो उसे $1 मिलियन दे और हर महीने $10,000 अलग से, क्योंकि बच्चा भी तो पालना है। तो नमोटो उसे मनाने लगता है और ये बात भी कहता है कि आगे से इस तरह का शिकायत का मौका उसे कभी नहीं मिलेगा, वो अपने सारे के सारे इन सारे कारनामों को छोड़ देगा। तो एको इस बात के लिए मान जाती है जब नमोटो उसके सामने काफी सारी मिन्नतें करता है। सारी की सारी चीजें ठीक से चलने लगती हैं, नमोटो अब अपने घर पर भी टाइम देने लगता है और सारा का सारा जो घर का खर्चा था उसमें भी हाथ बटाने लगता है। अभी भी अक्सर वो रात को लेट आया करता था, क्योंकि उसने एको से ये बात कह रखी थी कि वो डॉक्टर है और रात को भी उसके पेशेंट आते रहते हैं, और इमरजेंसी के बारे में एको भी बड़े ही आराम से जानती थी, क्योंकि वो नर्स थी और रात को किस किस तरह की इमरजेंसी आती है वो इन सब चीजों के बारे में जानती थी। और इसी तरह एक दिन काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, सुबह ही होने वाली थी कि नमोटो सुबह अपने घर पर पहुंचता है और उसके बैग से कुछ एक ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे एको को ये बात पता चलती है कि अभी भी उसका पति उसके साथ चीट कर रहा है। तो उसने फिर से लड़ाई करना शुरू कर दिया नमोटो के साथ और नमोटो ने फिर से वही अपनी पुरानी बातें शुरू कर दी उसके सामने कि आगे से उसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो एको अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, वो तुरंत रसोई में जाती है और वहां से एक चाकू उठा कर लाती है और साथ ही एक रस्सी भी उठा कर लाती है, जिसके बाद उसने कहा कि उसे मर ही जाना चाहिए। वो रातों को पैसा कमाती है, दिन में भी जाकर जॉब करती है ताकि उसके बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी पाए, लेकिन
लेकिन उसका पिता जो है इन बच्चों का, उसे इन सब चीजों से मतलब ही नहीं, तो उसे आखिरकार मर ही जाना चाहिए। लेकिन नमोटो जब लगातार उसके सामने फिर से मिन्नतें करता है तो वो ये बात बोलती है कि ठीक है, अगर वो खुद के साथ इस तरह की चीजें कर लेगी तो उसके बच्चों का क्या होगा। और यही बात सोचकर वो ये बात कहती है कि अब वो उसे डिवोर्स दे देगी और इसके साथ साथ सभी लोगों को बताएगी कि वो रात को इस तरह से बार में जाकर नौकरी क्यों करती है और उसका पति जो एक डॉक्टर है, काफी ज्यादा अच्छी उसकी सैलरी है, वो इस तरह से कितनी सारी लड़कियों के साथ अफेयर किए हुए है। तो नमोटो इस बात को लेकर काफी ज्यादा घबरा गया और उसके दिमाग में यही बात आई कि उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा, उसे दोबारा कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी। और ये सारी चीजें सोचकर उसका दिमाग खराब होने लगा कि उसका तो पूरा का पूरा कैरियर ही खराब हो जाएगा। तो एको अब अपने साथ रस्सी और चाकू तो लेकर आई हुई ही थी, तो उसने वो रस्सी उसके गले में डाली और उसके मुंह पर हाथ रखकर वो रस्सी अपनी पूरी ताकत लगाकर खींच दी। रस्सी खींचने के कारण एको का अब दम घुटने लगा था और वो अपने आप को बचाने के लिए नमोटो के साथ संघर्ष करती है। वो अपने नाखूनों से उसके हाथ को खरोचने लगती है ताकि उसके हाथों में दर्द हो और वो उसकी रस्सी को छोड़ दे, लेकिन उसने उसकी रस्सी को नहीं छोड़ा और कुछ एक देर बाद ही एको ने अपनी जान गंवा दी। और ये जो हाथों पर लगे हुए निशान थे, ये उसी टाइम के थे जब एको अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ संघर्ष कर रही थी। ये किसी कुत्ते के निशान नहीं, जबकि एको के निशान थे। सुबह के लगभग 5:30 बज चुके थे, जिसके बाद उसके दिमाग में ये बात आई कि अब सुबह हो चुकी है और कुछ एक देर बाद ही उसके बच्चे भी जाग जाएंगे और जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि उनके पिता ने कुछ ऐसा काम कर दिया है तो वो पूरी जिंदगी उनसे नजरें नहीं मिला पाएगा। तो क्यों न ऐसा काम किया जाए कि नजरें मिलानी ही ना पड़े। तो वो उनके कमरे में जाता है और कुछ एक देर बाद ही वापस आता है, जिसके बाद यहाँ पर जान गंवाने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 1 नहीं जबकि 3 थी। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में ये बात थी कि उसने ये सारा कांड रच तो दिया, लेकिन अब वो इनके साथ करेगा क्या। और यही बात सोचते सोचते वो वापस अपने हॉस्पिटल में जाता है, पूरा दिन वहां पर आराम से काम करता है और प्लानिंग करने लगता है कि आखिरकार उसे घर पर जाकर क्या करना है, क्योंकि उसे वो 3 बॉडी ठिकाने भी तो लगानी है। जिसके चलते वो पूरा दिन प्लान करता है और उसके बाद शाम को घर पर आकर उन तीनों बॉडीज को एक एक कट्टे में भरने लगता है और उसके बाद उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में रख दिया। वो अपनी गाड़ी को लेकर वहां से अब जाने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में काफी ज्यादा स्ट्रेस था। तो उसने ये बात सोची कि इनके बारे में बाद में सोचूंगा, पहले मैं बार की तरफ जाता हूँ और वहां पर जाकर कोई ना कोई ऐसी चीज लूंगा जिसके बाद मेरा दिमाग थोड़ा शांत होगा। और वो जा पहुंचता है एक वहीं पर मौजूद बार में, वहां पर थोड़ी देर डांस देखता है, थोड़ी दारू पीता है और सुबह जब होने लगी तो उसने अपनी गाड़ी को घुमाया ब्रिज की तरफ और वहां पर जाकर उन तीनों कट्टों को ब्रिज से नीचे पानी में फेंक दिया। ये एक काफी बड़ी नदी थी और उसका यही अंदाजा था कि ये सारे के सारे कट्टे बहकर आगे चले जाएंगे और शायद किसी के हाथ ही ना लगे। लेकिन अगली सुबह तक वो सारे के सारे कट्टे तैरकर एक बंदरगाह पर आ जाते हैं और वहां पर मौजूद लोगों ने उसे ये बात सोचकर अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया कि शायद इसके अंदर चावल भरे होंगे। और उसके बाद तो वहां पर पुलिस आ गई और ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। ये सारा केस समझने के बाद पुलिस ने नमोटो को कोर्ट में पेश किया और वहां पर उसके ऊपर मुकदमा चलने लगता है। लेकिन इस केस में जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि उसके हॉस्पिटल का सारा स्टाफ वहां पर आता है और उन्होंने ये बात कही कि ये काफी ज्यादा एक खुशमिजाज आदमी है, ये सारी की सारी चीजें ये सोच समझकर नहीं कर सकता, हो सकता है इसे गुस्सा आ गया होगा जिसके कारण इसने ये सारा कांड रच दिया। तो हम लोगों की आपसे गुजारिश है कि इसे कम से कम सजा दीजिएगा। वहां पर काफी सारे लोग इस बात की दरख्वास्त करने के लिए आते हैं और बाद में जब टोटल किया गया तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुल 3000 लोग ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने ये बात कही है कि ये काम इससे गलती से हो गया होगा। लेकिन कोर्ट ने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे उम्र कैद की सजा दे दी। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या उसे सही सजा मिली और वो 3000 लोग कौन होंगे जो कि इसे बचाने की कोशिश कर रहे थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस केस के बारे में अगर आप लोग और कुछ भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस बारे में भी जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट रिया अरोड़ा को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।